ओके स्टूडेंट्स, सो आज अपन अब एरर्स चैप्टर को एक बार रिकैप करेंगे। ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा हुआ होगा ये चैप्टर, फिर भी थोड़ा बहुत अपन भूल जाते हैं और कुछ सिंपल सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जरूरी होते हैं, इसके लिए बस वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को रिकैप कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट एरर्स। ये जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ था उसे मैं हटा देता हूँ और अब एरर्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने तो ये चैप्टर 11 से पढ़ा है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज एरर्स। आप लोगों को क्या पता है, क्या याद है व्हाट इज एरर्स? रिप्लाई करिए आइदर ऑन मैसेज, आइदर ऑन मैसेज आप पूछ सकते हैं। बताइए, इन एक्यूरेसीज इन मेजरमेंट। हाँ, वीडियो सेटिंग से मैंने इसको एचडी पर ही रखा है। यस, एग्जैक्ट आंसर से वेरिएशन, अनिरुद्ध का आंसर आया एग्जैक्ट आंसर से वेरिएशन, एग्जैक्ट रीडिंग से डिविएशन फॉर करेक्ट वैल्यू। ओके, देखो सबसे पहली चीज होती है एरर समझने के लिए कि सही वैल्यू क्या होती है। सही वैल्यू कैसे पता करें? क्या कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं? कैन वी एवर नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी? बताइए। नो, आंसर सारे नो, बिल्कुल सही। तो हम कभी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता कर ही नहीं सकते। तो फिर बात ये आती है कि हाउ वी डू नो, हाउ वी नो दैट देयर इज सम एरर। कैसे पता है हमें कुछ एरर है वहां पर? तो वो हमें ऐसे पता है, हमें ये तो पता है ना कि देयर इज सम अनसर्टेनिटी। सो देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, दैट्स व्हाई देयर विल बी सम एरर। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रिपोर्ट आवर मेजरमेंट्स विद द प्रोबेबल एरर्स। हम हमेशा हमारे मेजरमेंट को एरर कितनी हो सकती है, उसकी लिमिट्स क्या है, इसके साथ हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा एरर्स की लिमिट्स क्या है? तो हर फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर पॉसिबल है उसका हमें पहले से थोड़ा सा थ्योरी हमको समझना पड़ेगी, उसका अंदाजा होना चाहिए हमें कि क्या क्या तरह की एरर हो सकती है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करा कैसे जाता है? सो मेजरमेंट इज ऑलवेज डन विथ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अधिकतर जगह हम क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि इस पेन की लेंथ अगर मुझे मेजर करना है, तो पेन की लेंथ मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके साथ में स्केल रखता हूं और स्केल से पेन की लेंथ को कंपेयर करता हूं। जैसे कोई पेन है हमारे पास यहाँ पर, इस तरह से मेरे पास एक पेन है, उसकी मुझे लेंथ मेजर करना है। तो लेंथ मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके साइड में स्केल रखी इस तरह से, और स्केल पे जो मार्किंग होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा इस तरह से। तो इन मार्किंग्स में हम देखते हैं कि पेन की लेंथ किन दो मार्क्स के बीच में आ रही है, किस मार्क्स से मैच कर रही है। ये मैचिंग अगर हमने देख ली तो हम पता कर सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। अब क्या ये 100% श्योर होगा हमको कि एग्जैक्ट मैच कर रहा है? ये जो मार्क्स है इटसेल्फ, ये थोड़ी सी डिस्टेंस, इनमें थोड़ी सी विड्थ है, तो एकदम मार्क पे मैच करने को अपन ये नहीं बोल सकते कि उससे थोड़ा ज्यादा है उससे थोड़ा कम, हम ये कंफर्म नहीं बता सकते। वो एग्जैक्ट किसी मार्क पे अगर पेन की लेंथ मैच करती है तो वो एग्जैक्ट बराबर भी हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम भी हो सकती है, बिकॉज दिस मार्क्स हैव सम विड्थ। इन मार्क्स की अपनी कुछ विड्थ है। और अभी जो डायग्राम बना है इसमें ऐसा आपको लग रहा होगा कि 10th मार्क पे पेन की लेंथ आ रही है, पर वी आर नॉट 100% श्योर कि 0 मार्क और ये एंड मैच कर रहा है और ये 10th मार्क और ये एंड मैच कर रहा है। वी नो सम वॉट कि भाई 10 मार्क्स तक की इसकी टोटल करीब करीब लेंथ है ना, ऐसा हमको दिख रहा है। पर एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके तो हम इसको चेक ही नहीं कर सकते। सही बात है ना, आपको भी दिख रहा होगा। यस, ओके। सो इस पेन की लेंथ को एग्जैक्ट तो पता नहीं कर सकते, पर हमें ये तो अंदाजा लग रहा है कि इसकी लेंथ करीब करीब 10 यूनिट्स है। जो भी मैंने मार्क्स बनाए हैं यहाँ पर उनकी लेंथ से कंपेयर करें तो 10 टाइम्स द मार्क्स गैप बिटवीन द मार्क्स, इस इतनी करीब लेंथ आ रही है। तो इतनी तो लेंथ है इसकी। देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी ऑल्सो। वो अनसर्टेनिटी के साथ अगर अपन इसकी वैल्यू रिपोर्ट करें तो ये अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब अनसर्टेनिटी कैसे निकालें? तो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि एरर्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। एरर्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी हो जाएगी सिस्टमेटिक एरर एंड अदर कैटेगरी विल बी रैंडम एरर। एक कैटेगरी हो जाएगी सिस्टमेटिक एरर एंड अदर कैटेगरी विल बी रैंडम एरर। जस्ट अ सेकेंड। ओके,
सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? जिनका हमें अंदाजा पहले से, जिनका कॉज हम सोच सकते हैं कि पहले से इस तरह से एरर हो सकती है। जैसे किसी को स्केल यूज करते नहीं आती हो, मान लो वो इस पेन को है ना एकदम इस कॉर्नर पे रखकर लेंथ निकालने की कोशिश करे, वो जीरो से मैच नहीं करे, उसको कॉर्नर पे रख के लेंथ निकाले, तो डेफिनेटली एरर होगी कुछ। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज करना है वो यूज करते नहीं आए तो एरर हो सकती है। देन फिर इंस्ट्रूमेंट भी गलती होगा, जैसे मैंने तो एक रफ स्केल यहाँ पे ड्रॉ करी है, तो मैंने थोड़ी यहाँ पे मार्किंग्स जो बनाई है स्केल की वो एग्जैक्ट बनाई, तो यहाँ पे कुछ उसमें एरर हो सकती है। तो जितने भी ऐसे कॉजेस है जो हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये तरीके से एरर पॉसिबल है, इन सारे कॉजेस को मिलाकर हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर के कई टाइप्स हो जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनको होने से आप रोक सकते हो, बिकॉज यू नो हाउ दिस एरर कैन हैपन, तो हम इनको होने से अवॉइड कर सकते हो। सो ये तो एरर की एक कैटेगरी हो गई, सिस्टमेटिक एरर, जिनका अंदाजा आपको पहले से है और इनका आप होने से रोक सकते हो। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी एरर है जो आप सोच ही नहीं सकते, जो आपको पता ही नहीं है, जो आपको अंदाजा भी नहीं कि कैसे होने वाली है। ऐसी एरर सारी जो हो सकती है उनको अपन ने कंबाइनली कह दिया है रैंडम एरर। तो एरर को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक एरर्स का हमें अंदाजा होता है इसलिए हम उन्हें होने से रोक सकते हैं। रैंडम एरर इसका हमें अंदाजा नहीं होता है इसलिए हम इन्हें होने से रोक भी नहीं सकते। पर रैंडम एरर की खास प्रॉपर्टी है कि रैंडम होती है, मतलब इनका हमें जो साइन होगा, जो डायरेक्शन होगी, कभी अपन ज्यादा मेजर कर रहे होंगे, कभी कम मेजर कर रहे होंगे, इनकी हमें डायरेक्शन नहीं पता चलेगी क्या है। तो डायरेक्शन अननोन होने से क्या होगा कि कई बार जब मेजर करें फिजिकल क्वांटिटी को तो हो सकता है कुछ टाइम अपन ने ज्यादा मेजर कर लिया, कुछ टाइम कम मेजर कर लिया, तो जब हम एवरेज लेंगे तो हमें क्लोज टू एग्जैक्ट मिल जाएगा। ये जो एरर की प्रॉपर्टी है रैंडम एरर की, कि ये क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू दे सकती है बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस। अगर हम मल्टीपल रीडिंग्स ले और उनका एवरेज ले लें तो क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर का हमें अंदाजा होता है, उसे होने से रोक लो, और रैंडम एरर को मिनिमाइज कर लो, तो इस तरह से जो रीडिंग मिलेगी दैट विल बी क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू, उसको अपन क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू मान सकते हैं। उसको भी प्रोबेबल एरर के साथ अगर लिख दे अपन, फाइनली रिपोर्ट करें, so this is how we can get our physical quantities value। बात समझ में आ रही है? फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कैसे मिलेगी? यस, ओके। सो अभी हमें समझ में आया कि सिस्टमेटिक एरर को होने से रोक लो, रैंडम एरर को मिनिमाइज कर लो बाय टेकिंग एवरेज, तो क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे इस पेन की लेंथ निकालनी है तो लेंथ को कई बार मेजर करो, लेंथ के कई मेजरमेंट्स निकालो अप टू ln, और इन सबकी फिर एवरेज वैल्यू निकाल लो। एवरेज वैल्यू को अपन ने बोल दिया मीन वैल्यू, उसको कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ li डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल, है ना, इस तरह से हम मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो मीन वैल्यू आएगी ये फिजिकल क्वांटिटी की क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू होगी। पर अभी अभी बात करी थी, इससे भी प्रोबेबल एरर के साथ रिपोर्ट करेंगे हम, ये एग्जैक्ट अभी भी नहीं है, इसको इसमें अंदाजा कितना है हमारा एरर का उसके साथ इसकी वैल्यू को रिपोर्ट करेंगे। तो वो कैसे रिपोर्ट करा जाता है? उसके लिए हम जो मीन वैल्यू आती है उसको हर मेजर्ड वैल्यू से पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे पहली वैल्यू से मैंने मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी, दूसरी वैल्यू से मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी, ऐसे सबसे मीन वैल्यू से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ith मेजरमेंट की जो रीडिंग थी उसमें से मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, इसका मॉड लो, इसे बोलते हैं ith मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। किसी भी मेजरमेंट में से मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, उसका मॉड ले लो, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एंड हर मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकाल के उनका मीन ले लो, हर मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसका मीन ले लो, तो उसे कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। हर मेजरमेंट की जो एब्सोल्यूट एरर थी दैट वाज डेल्टा li, डेल्टा li का मैंने समीशन करा, फॉर एवरी मेजरमेंट जो एब्सोल्यूट एरर थी उसका मैंने एडिशन कर दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल में जब जितने भी हमारे पास नंबर थे उनसे डिवाइड करा, इस तरह से मिल जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो नंबर आता है, ये जो क्वांटिटी आती है, इसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। Now I have mean value and mean absolute error. Using them, I can finally express my physical quantities measurement. हम mean value plus minus mean absolute error इस तरह से physical quantity की value report करते हैं। इस तरह से finally physical quantity की value report करते हैं।
चलिए एक बार देख लीजिए अपन ने क्या करा है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। एक सेकंड रुकिए जब तक। एनी डाउट इन दिस? क्या यहाँ तक कोई समस्या? चलिए कोई डाउट नहीं किसी का, वेरी गुड। ओके फिर आगे बढ़ते। सो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज एरर। एरर क्या होती है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम एग्जैक्टली कभी नहीं निकाल सकते। तो मंथन का कुछ आया है, एब्सोल्यूट एरर एवरी रीडिंग की अलग अलग होगी ना? यस मंथन, एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो हर रीडिंग में से उसकी मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट विल बी डिफरेंट, इट विल बी डिफरेंट। अगर ये रीडिंग सब अलग है तो ऑफकोर्स ये डिफरेंट आएगी। ठीक है, चलिए तो हमने पढ़ा अभी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करा कैसे जाता है, उसे उसकी यूनिट से कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन कभी परफेक्ट होता नहीं है, इसलिए हमेशा एरर पॉसिबल है। अब एरर जो पॉसिबल है उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक का हमें अंदाजा रहता है तो उसे रोक लो होने से, रैंडम का हमें कॉज ही नहीं पता तो इन्हें होने से रोक नहीं सकते हो। बट रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग एवरेजेस ऑफ मल्टीपल रीडिंग। हेंस हम हमेशा फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए उसे केयरफुली मेजर करते हैं टू अवॉइड सिस्टमैटिक एरर। देन हम सारे मेजरमेंट्स को निकाल के, जितने मेजरमेंट पॉसिबल कर सकते हो 10, 20, 30 ऐसे कई बार मेजर करो उसे, और उन सबकी मीन वैल्यू निकालते हैं। फिर मीन वैल्यू को हर मेजरमेंट की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालते हैं, एंड फाइनली फिजिकल क्वांटिटी को रिपोर्ट ऐसे किया जाता है, द मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस द मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरह से रिपोर्ट करने का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आप बता रहे हो कि वो lm माइनस डेल्टा lm इस नंबर से लेके lm प्लस डेल्टा lm इसकी रेंज में है। इस तरह से रिपोर्ट करने का मतलब आप जो आपकी क्वांटिटी है उसकी रेंज बता रहे हो, व्हाट इज द रेंज इन विच योर क्वांटिटी इज लाइंग। तो आपने वो रेंज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, आपने आपकी फिजिकल क्वांटिटी किस रेंज में लाई कर रही है वो बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए हम रेंज रिपोर्ट कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट तो बता भी नहीं रहे यहाँ पे। सो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को फाइनली रिपोर्ट किया जाता है। चलो, तो एरर क्या होती है, एरर कैसे रिपोर्ट करते हैं ये अपन ने देख लिया। यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, अच्छा उससे पहले इसी एरर को हम एक दो तरीके से और भी लिख सकते हैं। कई लोग साथ में इसके परसेंटेज एरर लिखते हैं। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर आई थी उसको मीन वैल्यू से डिवाइड करो इनटू 100, तो ये जो नंबर आएगा इसे बोला जाता है परसेंटेज एरर। या ये जो डेल्टा lm बाय lm था ना, विजिबल है नहीं है, या ये जो डेल्टा lm अपॉन lm, इस नंबर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर इस तरह से भी साथ में एरर लिख के दी जा सकती है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करके रिपोर्ट करना है देख लिया। अब हर बार थोड़ी हम फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं, कई बार फिजिकल क्वांटिटीज हम डिराइव करते हैं। जैसे हमने स्पीड निकाल ली, टाइम निकाल लिया, फिर अपन वेलोसिटी स्पीड सॉरी जैसे हमने डिस्टेंस ट्रेवल निकाल दी, टाइम निकाल लिया, फिर उससे हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। कई बार हम मेजरमेंट्स नहीं करते, कुछ क्वांटिटीज निकालने के लिए दूसरी मेजर क्वांटिटीज को यूज करके हम डिराइव करते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में भी एरर आ सकती है अगर मेजर्ड क्वांटिटीज में एरर हो। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी में भी एरर आ सकती है अगर मेजर्ड क्वांटिटीज में एरर हो। अब वो कैसे निकालेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी की एरर कितनी होगी, तो ये हम पढ़ते हैं इन द हेडिंग प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ये विजिबल है क्या, नहीं है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, यूजिंग प्रोपोगेशन ऑफ एरर, दिस कॉन्सेप्ट प्रोपोगेशन ऑफ एरर, हम ये पता करेंगे, ये बताएंगे कि कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी में अगर एरर है ना, तो उससे डिराइव्ड क्वांटिटी में एरर कैसे प्रोपोगेट होगी। अब ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर डिपेंड करता है कि क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करा था। इट इज डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन में एरर प्रोपोगेशन अलग अलग तरह से होगा। पर आपको कैसे निकालना रिलेशन, वो बहुत सिंपल।
हम सब डिफरेंशिएशन पढ़े हुए बच्चे हैं, तो हमें बस डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज dy बाय dx, व्हाट इज dy बाय dx। अब बताइए, आपने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन, तो व्हाट इज dy बाय dx मीन, बोलिए जल्दी बताइए, बोल के बताइए या मैसेज करिए जल्दी से। चेंज इन y रिलेटिव टू x, बिल्कुल स्मॉल सही, चेंज इन y रिलेटिव, स्मॉल चेंज इन y है ना, और एरर्स नॉर्मली हमारी स्मॉल ही होगी, हम केयरफुली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एरर्स भी स्मॉल ही होगी। और dy बाय dx किसी फंक्शन, आपको अगर y इक्वल टू f ऑफ x पता है, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं, आप इधर लिखते हैं dy इक्वल टू f डैश x dx, इस तरह से लिखते हैं अगर आप, तो ये क्या देता है, ये आपको बता रहा है कि कैसे y का स्मॉल चेंज और x के स्मॉल चेंज रिलेटेड है, कैसे y के स्मॉल चेंज और x के स्मॉल चेंज में रिलेशन है। तो वही रिलेशन तो हमें चाहिए यहाँ एरर्स में, एरर्स इज आल्सो स्मॉल चेंजेस, सो स्मॉल चेंजेस का रिलेशन हमें निकालना ऑलरेडी आता है, am I right? सही है, यस, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं बस डिफरेंशिएशन करूंगा और मुझे एरर्स का रिलेशन मिल जाएगा। जैसे अब अलग अलग एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी z इज a प्लस बी, हमें कई बार एडिशन भी करना पड़ता है, जैसे हमें सपोज ट्राइंगल की पेरीमीटर की वैल्यू निकालने को बोल दी किसी ने, ट्राइंगल का पेरीमीटर तीनों साइड्स का एडिशन होता है, तो वहाँ 3 क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, तो कई बार हमें ऐड करना पड़ता है चीजों को, है ना, तो चीजों को जब ऐड करना पड़ता है तो रिजल्टेंट क्वांटिटी में भी एरर आ सकती है, उसकी एरर कैसे निकाले, डिफरेंशिएट दिस, इफ यू डिफरेंशिएट दिस यू विल गेट dz इक्वल टू dA प्लस dB। Now dz is small change in z which may be represented as error in z. I am writing delta for error, d for differentiation. da मतलब a का डिफरेंशिएशन which is small change in a, उसको मैं a की एरर भी लिख सकता हूँ, ऐसे इसको b की एरर लिख दूंगा, तो ये आ गया रिलेशन इन एरर्स। तो ये रिलेशन मुझे बता रहा है कि z की एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू a की एब्सोल्यूट एरर प्लस b की एब्सोल्यूट एरर। तो एडिशन में क्या रिलेशन आता है वो देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन करा तो डिफरेंशिएशन का रिलेशन ये आएगा, बट एरर कुड बी एनीथिंग, एरर कुड बी पॉजिटिव इन पॉजिटिव साइड आल्सो, इन नेगेटिव साइड आल्सो। एरर जो होती है वो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ हो सकती है, हम यहाँ पे लिखते ही है, हमने फाइनली प्लस माइनस साइन के साथ लिखा था, इसका मतलब एरर या तो वैल्यू ज्यादा भी मेजर कर सकते हो आप या कम भी मेजर कर सकते हो, और हम चाहते हैं कि जब हम z की यहाँ पे एरर दिखाए तो कितनी पॉसिबल है मैक्सिमम वो रिपोर्ट करें। तो z की मैक्सिमम एरर रिपोर्ट करने के लिए a की एरर को तो प्लस साइन के साथ लो और b की एरर माइनस साइन के साथ लिख दो, इससे आपको a की मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिलेगी, वो अगेन आ गई a और b की, वो अगेन आ गई a और b की एब्सोल्यूट एरर का एडिशन। तो रिजल्टेंट क्वांटिटी की मैक्सिमम एरर निकालने के लिए मैंने यहाँ b की एरर को नेगेटिव साइन के साथ पुट कर दिया, जो मैं कर सकता हूँ बिकॉज b की एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, दैट्स व्हाई b की एरर नेगेटिव पुट कर दी, जिससे मुझे यहाँ पे प्लस साइन मिल गया बीच में। अब मैंने z में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आ सकती है वो रिपोर्ट कर दी, क्लियर, इज इट क्लियर, यस। चलो बस अब ऐसे ही करते चलना है हमको। मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज a डॉट b, डिफरेंशिएट इट, dz हो जाएगा a को छोड़ा b का डिफरेंशिएशन, b को छोड़ा a का डिफरेंशिएशन, ये रिलेशन आ गया एरर का, है ना, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा कर दो बस, ये आ गया एरर का रिलेशन। ठीक है, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो बोलते हैं कि हमें तो रिलेटिव एरर के टर्म में बताओ, तो इसको डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल इक्वेशन से, तो डेल्टा z बाय z वो आ जाएगा LHS में, और RHS में यहाँ AB से डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये थोड़ा सा अच्छा एक्सप्रेशन है याद रखने के लिए, तो जनरली बुक्स वगैरह सब में ऐसे ही दिया जाता है ये, तो आप भी इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है दो फिजिकल क्वांटिटी का तो रिलेटिव एरर्स ऐड करके रिजल्टेंट रिलेटिव एरर आ जाती है ना, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन। अब डिवीजन में भी कर सकते हो आप, डिवीजन सपोज z इज a बाय b, सो dz विल बी a बाय b में डिनोमिनेटर का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, b को छोड़ा a का डिफरेंशिएशन माइनस a को छोड़ा b का डिफरेंशिएशन, यही करेंगे अपन क्वेश्चन रूल से, इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन से डिवाइड भी कर दो, so you will get dz को डेल्टा z लिख रहा हूं इक्वल टू a बाय b से नीचे डिवाइड करा, डिवाइड बाय a बाय b, तो एक b तो कैंसिल, नीचे एक ab आया, ab से यहां डिवाइड कर दो, so you will get डेल्टा a बाय a माइनस डेल्टा b बाय b,
और बी की एरर माइनस साइन के साथ ले लो, जिससे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल लो। हम यहाँ मैक्सिमम एरर निकालना चाहते हैं, इसलिए मैंने बी की एरर को नेगेटिव रख दिया। मैंने कई सारी चीजें एक साथ कर लिया। आ रहा है क्या समझ में? इज इट क्लियर? यस, ओके बच्चों, वेरी गुड। फिर पावर वाले केसेस, सपोज z इज a टू द पावर n, ऐसा कुछ लिखा है। सपोज z इज a टू द पावर n, इस तरह से कुछ लिखा है। तो यहाँ भी अगेन वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। z का डिफरेंशिएशन डेल्टा z हो जाएगा n टाइम a टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा n। यह आ गया इनकी सॉरी, यह आ गया इनकी एरर, सॉरी, यह आ गया इनकी एरर्स का रिलेशन। आप चाहे तो ओरिजिनल फिजिकल ओरिजिनल एक्सप्रेशन से डिवाइड भी करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। डेल्टा ए बाय ए बन जाएगा, ए टू द पावर n से जब डिवाइड करेंगे तो a टू द पावर n माइनस 1 इज द न्यूमरेटर, डिवाइड बाय टू द पावर n, यू विल गेट a इन डिनोमिनेटर। सो ये आ गया रिलेशन। n अगर नेगेटिव भी हो तो यहाँ प्लस ले लेना है आपको, why? बिकॉज डेल्टा ए को आप उस समय नेगेटिव ले सकते हो। चलिए, क्लियर है गए सारे एक्सप्रेशंस? यार है सब? जल्दी, यस, ओके। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल केसेस में भी जाएंगे, पर कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बढ़ते आगे पर, ठीक है? तो कुछ एक दो में सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर हम आगे और केसेस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर देखेंगे। चलिए, तो एक मेरा अच्छा सिंपल एग्जांपल है जो मेरा फेवरेट है, उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हमने सिंपल पेंडुलम लिया, उसे हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, छोड़ दिया, तो वो ऐसे एसएचएम करता है। स्टॉप वॉच लेके बैठ गए, स्टॉप वॉच लेके बैठ गए हम। अब जितने 10-10 ऑसिलेशन का टाइम हमने निकालते गए, 10-10 ऑसिलेशन का जो टाइम है वो क्या आ रहा है वो रिकॉर्ड करते गए, और उस टाइम को 10 से डिवाइड कर दिया तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड क्या आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो डिवाइड करके जो टाइम पीरियड आ गया उसकी वैल्यू बता रहा हूँ, और जो स्टॉप वॉच हमने यूज करी थी उसका लीस्ट काउंट भी आपको बता रहा हूँ। तो मैंने जो स्टॉप वॉच यूज करी थी उसका लीस्ट काउंट जो है वो था 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के प्रिसीजन से ही ये मेजर कर सकती है। और टाइम पीरियड की वैल्यूज जो थी वो 5 बार मेजर करी हमने, वो वैल्यूज आपको बता रहा हूं। पहली बार आया ये 10.1, देन 10.0, देन 10.2, फिर 9.8, फिर 10.0। ऐसे हमने 5 बार, ऐसे हमने 5 टाइम यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू मेजर कर ली, और पांचों बार क्या वैल्यूज आ गई है मैंने आपको दे दी है। लास्ट वाली वैल्यू थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, है ना, 9.9 करते थे, नहीं चलो 10.1 दे देते, ठीक है। इस तरह से हमने 5 टाइम मेजर करी टाइम पीरियड की वैल्यू, और क्या टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई सेकंड्स में आपको दे दी, इन सेकंड से आपको दिए, और जिस घड़ी से मेजर करा था उसका लिस्ट काउंट भी दिया हुआ है। नाउ रिपोर्ट द फाइनल टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या रिपोर्ट करोगे, करिए ट्राई, करिए ट्राई। फाइनली टाइम पीरियड की वैल्यू क्या रिपोर्ट करेंगे, करिए। Least count of stopwatch is given at 0.1 second. 0.1 second. Least point is given at 0.1 second. चलिए,
चलिए, कोई आंसर नहीं आया अभी तक तो। ओके, अब आंसर आ रहे हैं मेरे पास। आकाश का आया है और मानस का आया आंसर। सत्यम का भी आंसर आ गया है, प्रखर का भी आया है। Oh, just a second. Okay. चलिए, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले टाइम पीरियड की मीन वैल्यू निकालेंगे। इन सबका एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देता हूँ ना, तो इट विल बिकम 5 टाइम ना, तो 10 ये आएगा 50 पॉइंट। ये दोनों एक उसमें कैंसिल हो गए, फिर 0.2 बचेगा। 50.2 आने वाला है ये, डिवाइड बाय 5। इस तरह से मीन वैल्यू निकालेंगे। 5 से डिवाइड कर दीजिए, so you will get 10.04। am I right? यही वैल्यू आएगी डिवाइड करके 10.04। यस। अब क्या 10.04 ही रिपोर्ट कर दे? क्वेश्चन मेरा ये आता है कि क्या हम इसको रिपोर्ट 10.04 कर दे? बताओ, 10.04 रिपोर्ट कर दूं क्या? प्रखर बोल रहा है नहीं, अनिरुद्ध भी बोल रहा है नहीं। क्यों नहीं करे ऐसा? सिग्निफिकेंट डिजिट, बिल्कुल सही। हमारी जो मेजर्ड वैल्यूज थी वो सब पॉइंट की एक डिजिट तक ही है, मतलब उनमें प्रिसीजन इज फॉर 0.1 सेकेंड। अब मैं फाइनल रिपोर्टिंग में उससे ज्यादा प्रिसाइज कैसे रिपोर्ट कर सकता हूँ? मेरा प्रिसीजन रिपोर्टिंग में उससे ज्यादा कैसे हो सकता है जो मेजर्ड वैल्यू ही नहीं थी? ठीक है, मेजर वैल्यू का प्रिसीजन इज 0.1 सेकेंड ओनली। तो मेरा रिपोर्टिंग 0.1 सेकेंड से ज्यादा प्रिसाइज हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई इफ आई रिपोर्ट इट एज 10.04 तो गलत है। इसे हम राउंड ऑफ करेंगे, ये भी हो जाएगा 10.0 सेकेंड। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई वो आ गई 10.0 सेकेंड। इज इट क्लियर? समझ में आया ये? राउंडिंग ऑफ क्यों करिए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये तो पहले टाइम पीरियड की मीन वैल्यू निकाल दी। अब हर एक से डिवाइड करके, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके हर एक मेजरमेंट की हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट क्या आ जाएगी 0.1, सेकंड क्या आ जाएगी 0, थर्ड क्या आ जाएगी 0.2, देन 0.2, देन 0.1। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का सेट आ गया। इसकी फिर मीन वैल्यू निकाल देते हैं। इन सब का एडिशन 0.1, 0.2, 0.2, 0.4
0.4, 0.1, 0.5, 0.6, 0.6 by 5. So we will get 0.12. ठीक है, ये आ गए हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर. इज इट करेक्ट? मीन एब्सोल्यूट एरर आ गए मेरे पास 0.12. इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? अरे रिप्लाई करिए. यस, तिलक का तो क्लियर. चलिए ओके. तो अब रिपोर्टिंग कर देते हैं फाइनली. तो फाइनल हमारा टाइम पीरियड की वैल्यू रिपोर्ट होना चाहिए 10.0 प्लस माइनस 0.12 को भी बंद करेंगे राउंड ऑफ करके. सेम लॉजिक. आंसर दिस शुड बी द फाइनल रिपोर्टिंग ऑफ टाइम पीरियड. आया समझ में? दिस शुड बी द फाइनल रिपोर्टिंग ऑफ टाइम पीरियड. समझ में आ रहा है क्या करा हमने? सर हाँ बोलिए. सर वो 0.12 को क्यों राउंड ऑफ किया? अगेन सेम लॉजिक. हमारा जो मीन, हमारी जो एरर है वो भी ज्यादा प्रिसीजन से थोड़ी आ सकती है. जब मेरा जो लिस्ट काउंट स्टॉप वॉच का है वो 0.1 सेकेंड है, तो उससे ज्यादा प्रिसाइजली मैं एरर बता ही नहीं सकता. जब हमारा मेजरमेंट ही पॉइंट की 1 डिजिट तक है और मैं 1 से ज्यादा डिजिट से बता रहा हूँ प्रिसाइजली कि इतनी एरर है, ये तो अपसेट सी बात होगी ना एक तरह से. मतलब नंबर ऑफ डेसिमल से देखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होना जरूरी नहीं है. ऐसा बोल सकते हैं यहाँ फिलहाल, ओके है सर. ना? हाँ, क्योंकि प्रिसीजन की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट का रोल नहीं है, प्रिसीजन देख रहे हैं अपन. सर इसमें लीस्ट काउंट का यूज सिर्फ प्रिसीजन देखने के लिए. बिल्कुल सही. घड़ी के लीस्ट काउंट का यूज यहाँ पे सिर्फ प्रिसीजन देखने के लिए था. बिल्कुल सही. चलिए, तो ये टाइम पीरियड को कैसे रिपोर्ट करा है सब क्लियर है. अब इसकी परसेंटेज एरर वगैरह पूछ लो तो वो भी कर ही सकते हो, है ना? चलो, तो ये एक क्वेश्चन था जो थोड़ा अच्छा था, मतलब इसमें बेसिक्स कुछ सीखा अपन ने. अब बाकी फिर सारे जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो सब आप कर सकते हो. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं नॉर्मली चीजों को मेजर करने के लिए. जैसे ग्रेविटी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो सिंपल पेंडुलम यूज करके निकाली जाती है. यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते हैं. तो ये जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना 11th-12th क्लास में, वो सब आपको आना चाहिए, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट पे ही नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं. कौन सा एक्सपेरिमेंट में किस क्वांटिटी को निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके फाइंड किया जाता है, वो सब आपको आना चाहिए. जैसे अगर मैं यंग्स मॉडुलस निकालने की बात करूं तो कैसे, चलो पहले सबसे सिंपल चीज सिंपल पेंडुलम की बात करें. तो सिंपल पेंडुलम कैसे काम करता है बताओ, कैसे उससे ग्रेविटी निकालते हैं. सबसे सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं. ग्रेविटी की वैल्यू निकालना है यूजिंग सिंपल पेंडुलम. बताइए कैसे करा जाता है. टाइम पीरियड से. बिल्कुल से ज्योतिरादित्य, है ना? टाइम पीरियड से निकाला जाता है. जस्ट अ सेकेंड. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके g लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर l बाय टी स्क्वायर. अब लेंथ की वैल्यू सिंपल पेंडुलम की वो आपको मेजर करना पड़ेगी और टाइम पीरियड को आपको मेजर करना पड़ेगा. दो चीज मेजर कर लेंगे आप तो आप ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड कैसे मेजर करते हैं, स्टॉप वॉच से. जो भी क्वेश्चन दिया था वो ऐसे ही समझ लो आप, इसी टाइप का क्वेश्चन था. लेंथ कैसे मेजर करेंगे, स्केल से. यहाँ जो लेंथ यूज होती है सिंपल पेंडुलम की वो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर इस टाइप के ऑर्डर की होती है, बड़ी होती है. तो नॉर्मल स्केल्स यूज हो सकती है, तो उनसे अपन लेंथ मेजर कर लेंगे. तो इनका आपको एरर का अंदाजा लग जाएगा कितनी एरर पॉसिबल है. अच्छा, एक और चीज, अगर कभी कभी हमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया कि लेंथ बस दे दी मेजर करके इतनी आ गई और बताया नहीं कि कितनी एरर है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर करी है उसके लिस्ट काउंट के बराबर एरर तो हो ही सकती है. एवरी इंस्ट्रूमेंट एज अ लिस्ट काउंट, उसकी एक मिनिमम मेजर्ड वैल्यू होती है एंड दैट जो भी वैल्यू आएगी उतनी एरर तो पॉसिबल है ही. उतना प्लस माइनस तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आ ही सकती है. चलिए, अभी आप भी बीच में मैसेज कर रहे हो तो मुझे साइड में देखना पड़ रहा है. तो आप अगर बीच में कुछ पूछना है तो मैसेज से नहीं बोल के पूछिए, है ना? जब भी आपको मैं समझा रहा हूँ कुछ और बीच में कुछ पूछना है तो मैसेज से नहीं बोल के पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरा ध्यान फिर उधर बार बार रख नहीं सकता मैं. ओके सर. हाँ बोलिए. सर जिसमें क्वेश्चन था उसमें लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच नहीं दिया होता तब भी अपन डेसिमल के 1 प्लेस तक ही में आंसर रिपोर्ट करते ना.
हाँ उसमें क्योंकि- क्योंकि हमारे मेजरमेंट जो दिख रहे थे वो सब दिख रहे थे 0.1 सेकंड तक ही लिस्ट काउंट है उनका, तो मेजरमेंट से दिख जाता है लिस्ट काउंट क्या है यस सर। है ना, वैसे लिख देते, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते। सो नॉर्मल स्केल से लेंथ मेजर कर लो, स्टॉप वॉच से टाइम पीरियड मेजर कर लो। अब टाइम पीरियड मेजर कैसे करा जाता है, क्या हम बस थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके छोड़ देते हैं और एक ऑसिलेशन का टाइम नोट करते क्या स्टॉप वॉच से, बताओ टाइम पीरियड कैसे मेजर करा जाता है, बताइए। एनीवन, कोई रिप्लाई नहीं अभी तक मेरे पास। मिनिमम 10 ऑसिलेशन, बिल्कुल सही, हाँ बोलिए। नहीं सर यही बोल रहा था, मिनिमम 10 9 बिल्कुल सही। तो टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉब को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं और उसको ऐसे मूव करने देते हैं। थोड़ा सा जब एम्पलीट्यूड कम हो जाए तब स्टार्ट करते हैं, शुरू में नहीं स्टार्ट करते मेजर करना, एम्पलीट्यूड जब कम हो जाए ना तब स्टार्ट करते हैं। और एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर एक एक्सट्रीम पे जब बॉब आ गया तब वॉच ऑन कर दो, फिर वहीं पर वो जब 10th टाइम या 20th टाइम आएगा वो तब स्टॉप वॉच रोक दो। तो 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड हम मेजर कर लेते हैं और जो टाइम आया घड़ी में उसको 20 से डिवाइड कर दो तो एक ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करा जाता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको कैसे कर जाते हैं आपको आना चाहिए, आपको इसके लिए लैब मैनुअल पढ़ना चाहिए, है ना, या एक्सपेरिमेंट करे हुए होना चाहिए आपको, तो आपको आसानी से पता रहेगा क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो क्वेश्चन फिर आपको ना अजीब नहीं लगेंगे पढ़कर कि ये क्या कर रहे हैं, अगर आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पता रहेगा तो आपको फिर सिंपल लगेगा क्वेश्चन। तो प्लीज आप एक बार लैब मैनुअल जरूर पढ़िएगा, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करे हो इस साल तो बहुत मुश्किल है देखिए एक्सपेरिमेंट करना, तो आप सब जने लैब मैनुअल जरूर पढ़िएगा। क्लियर? सत्यम बोल रहा है एयर ड्रैग से एरर आता है, हाँ एयर ड्रैग वगैरह सबसे एरर आता है, तो प्रिसाइज करो ना, ऐसे कमरे में करो ना एक्सपेरिमेंट जहाँ पे एयर का ड्रैग नहीं लगे, आप बाहर की एयर अंदर कम आ पाए इसलिए दरवाजा वगैरह बंद कर दो, फैन वगैरह ऑफ कर दो, ठीक है, फिर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करो तो बहुत ही स्मॉल स्पीड आएगी, बहुत ही स्मॉल स्पीड पे एयर ड्रैग निग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कंडीशन सुटेबल बनाओ जिससे एयर ड्रैग को मिनिमाइज या अपन निगलेक्ट कर सके, ठीक है। यस कुछ सर बच्चे, हाँ बोलिए। सर वो शुरू से क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं फर्स्ट एम्पलीट्यूड से? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, शुरू से क्यों नहीं मेजर कर रहे। अभी किसी ने मुझे मैसेज पे लिख के भी दिया शुरू से क्यों नहीं मेजर कर रहे। sin x इक्वल टू एक्स अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं ना हम ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने में, याद करो sin x इक्वल टू एक्स ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं पर, है ना। तो वो अप्रोक्सीमेशन जो लगाया उससे वो अप्रोक्सीमेशन कब वैलिड है, जब स्मॉल हो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा, एंगल बहुत स्मॉल हो, तो एंगल बहुत स्मॉल होने के लिए वेट करते हैं। जनरली क्या होता है शुरू में डिस्प्लेसमेंट जब हम करते हैं तो बहुत रेयर होता है कि हम उसको ज्यादा डिस्प्लेस कर दें, बहुत रेयर होता है कि कम डिस्प्लेस करें, हम ज्यादा ही डिस्प्लेस करते हैं, इसलिए जब एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल हो जाए तब से स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए ओके सर। हाँ तो ऐसे ही मतलब हर एक्सपेरिमेंट की ना कुछ केयरफुल कुछ तरीका होता है करने का जिससे वो एरर्स हम सारी मिनिमाइज कर सके, तो ये तरीके आपको पता होने चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है देखिए हर चीज का, ठीक है। जैसे अभी ये शुरू से स्टार्ट क्यों नहीं करना इसका लॉजिक समझ में आया, तो ऐसे हर एक्सपेरिमेंट को करने का पूरा तरीका, पूरा स्टैंडर्ड मेथड जो है वो आपको आनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी, जस्ट ऑब्जर्विंग लैब मैनुअल पढ़ो अच्छे से, उसके पीछे सोचो कि ये क्यों करा होगा, है ना। चलिए तो ये ग्रेविटी निकालने का एक्सपेरिमेंट होता है, एल और टी दोनों का मेजरमेंट आ गया हमारे पास, टी का मेजरमेंट अभी एग्जांपल देखा हमने और एल का मेजरमेंट नॉर्मल स्केल से कर लो, इन दोनों का मेजरमेंट आ गया तो ग्रेविटी निकाली जा सकती है। और इन दोनों में एरर है तो ग्रेविटी में भी एरर आएगी, क्या रिलेशन होगा वो अपन इजीली देख के इस इक्वेशन को देख के लिख सकते हैं, वो आ जाएगा क्योंकि डिवीजन है तो रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएगी, तो एल की रिलेटिव एरर प्लस 2 टाइम पीरियड की रिलेटिव एरर, टाइम्स का स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम हो गया उसका, है ना। तो ये अपन को फिर अब क्वेश्चन करते आ जाएगा। चलिए फिर एक और फेमस क्वेश्चन, एक और फेमस एक्सपेरिमेंट जिसपे कई क्वेश्चन आते हैं, यंग्स मॉडुलस निकालने में। यंग्स मॉडुलस डिफाइन होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, किसी वायर को अगर आप वेट लगा के हैंग कर दे नीचे वेट तो उसकी लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, इस लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ वो निकाल लो, उससे हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, इसमें स्ट्रेस निकाल लो जिससे हम यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। सही है, ऐसे निकाल सकते हैं यंग्स मॉडुलस, बताइए।
सही है क्या? चलिए अब यंग मॉडुलस के लिए स्ट्रेस कैसे निकालेंगे बताओ, स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस के लिए वायर का एरिया भी पता होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो वायर का एरिया भी पता होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस हो जाएगी जो भी आपने बेड थिंक करा है डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेन हो जाएगी चेंज इन लेंथ, जो भी वायर की चेंज इन लेंथ थी, सपोज उसे मैंने एस बोल दिया, एस इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ एल, एल ओरिजिनल लेंथ। तो ये लिख सकते हैं अपन, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा mg इंटू एल अपॉन ए इंटू एस। तो आपको अब इतनी सारी चीजें चाहिए प्रॉपरली गामा निकालने के लिए, है ना। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये कैसे निकालेंगे? स्क्रू गेज से डायमीटर निकालेंगे, बिल्कुल सही। और मास तो पता ही होगा, बिल्कुल सही, है ना। ये जो नीचे हमने मास लगाया है वो तो अपने पास लिखा होगा, है ना। उस मास पे हम ही लगा रहे हैं वो वेट, तो हमें पता होता है कितना है, हमने कितना वेट हैंग करा पता होता है। ग्रेविटी उस प्लेस की निकाल सकते हो, लेंथ निकालने के लिए स्केल से मेजर कर लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए स्क्रू गेज ले लो, स्क्रू गेज से वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो। वो कैसे निकालना है उसको भी निकालने का तरीका होता है। जरूरी कि वायर एकदम प्रॉपर सिलेंड्रिकल हो सकता है कि थोड़ा सा शेप उसका कहीं कहीं से खराब हो, इसलिए स्क्रू गेज से कई जगह से हम मेजरमेंट लेते हैं। हम इधर से मेजरमेंट लिया, इधर से मेजरमेंट लिया, इधर से मेजरमेंट लिया, ऐसे कई जगह से मेजरमेंट ले लेते हैं और तरह तरह से इसका डायमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले स्क्रू गेज के दोनों एंड्स को ऐसे रखते हैं जिससे ये डायमीटर आ जाता है, ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, मतलब ऐसे कई तरह से कई जगह से इसका डायमीटर निकाल लेते हैं। और ये एक जगह नहीं पूरे वायर में करते हैं, तो पूरे वायर में ऊपर से नीचे तक कई मेजरमेंट लिए जाते हैं डायमीटर्स के। फिर इन डायमीटर्स की एवरेज वैल्यू जो भी आ रही है वो निकाल के हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकाला जाता है? देखिए, यस, ओके, चलो mg आ गया, लेंथ आ गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। आप चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे? चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, इसको याद है? चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं बताइए, चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं? एल फाइनल माइनस एन इनिशियल, ऐसा बोल रहा है ज्योतिरादित्य। ज्योतिरादित्य आपको क्या लग रहा है यहाँ पे लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होता है? यहाँ पर लेंथ कितना बढ़ती है वायर की, कितना अमाउंट से बढ़ती है? बहुत कम। तो क्या हम वो फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ नॉर्मल स्केल से निकाल सकते हैं? इनका डिफरेंस निकालने के लिए फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ में नॉर्मल स्केल मुझे लगता है सेम ही रीडिंग दे देगी। नॉर्मल स्केल तो कैप्चर ही नहीं कर पाएगी उस लेंथ का चेंज। यस, बिल्कुल सही, अंतरिक्ष ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं। कौन सा वर्नियर कैलिपर? क्या कोई नॉर्मल वर्नियर कैलिपर यूज करके यहाँ इसकी लेंथ निकाल सकते, चेंज कितनी हुई है बताओ? नहीं। अंतरिक्ष आप बताएंगे कैसे वर्नियर कैलिपर किस तरह का यूज करेंगे अपन? सर वो नहीं पता। वो नहीं पता। देखिए, एक स्पेशल वर्नियर कैलिपर होता है, एक apparatus होता है पूरा, जिसे बोलते हैं सर्च apparatus। इट्स लाइक अ वर्नियर कैलिपर, सर्च apparatus होता है हमारे पास। वो सर्च apparatus यूज होता है टू मेजर द चेंज इन लेंथ। सर्च apparatus यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इसके पैरेलल एक और वायर रहता है असल में सर्च apparatus में, एक ये वायर, उसके पैरेलल एक और वायर। ठीक है, इन दोनों वायर के बीच में ना एक apparatus लगा हुआ है, एक ऐसे ग्लास ट्यूब जैसी लगी है। उस ग्लास ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है जिसमें एयर बबल है, पानी भरा हुआ है जिसमें एयर बबल है, और इसको एकदम नीचे की तरफ लगाते हैं अपन, है ना। अब जैसे एक वायर में आपने वेट लगाया तो उसकी लेंथ बढ़ गई, उसकी लेंथ बढ़ेगी, और ये जो apparatus है वो नीचे की तरफ होता है, यहां नहीं रहेगा, एकदम नीचे यहां। अब बताओ, इस जिस वायर में वेट लगाया उसकी लेंथ बढ़ गई तो क्या होगा? ये एयर बबल का क्या होगा? जल्दी बोलो। शिफ्ट होगा, है ना। तो वो शिफ्ट हो गया तो हमें समझ में आया इसकी लेंथ बढ़ गई। अब एक काम करो, ये जो दूसरा एंड रहता है ना यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब का, वो है ना एक स्लाइडिंग स्केल पे अटैच्ड होता है।
तो स्लाइडिंग स्केल से उसे स्लाइड कराओ, इतना स्लाइड कराओ जिससे एयर बबल वापस सेंटर में आ जाए। जब एयर बबल स्लाइड बीच में सेंटर में आ गया तो स्लाइडिंग स्केल पे कितना स्लाइड करना पड़ा वो देख लो, तो इससे कितना ऊपर नीचे करना पड़ा, उससे हमको लेंथ का चेंज समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में? और वो जो स्लाइडिंग स्केल रहती है वर्नियर कैलिपर वाली होती है, तो एक तरह से वर्नियर कैलिपर का ही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है, बट एक पूरे अपरेटस के साथ यूज होता है। अब वो अपरेटस इतना सिंपल नहीं जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, ये तो मैंने बहुत सिंपल डायग्राम बनाया है, बुक्स वगैरह में देखना थोड़ा सा बड़ा सा आपको अपरेटस दिखता है कुछ, ठीक है, आप सर्च करके देखना एक बार किस तरह का दिखता है वो। तो ऐसा होता है सर्च अपरेटस, उससे हम चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं, उसका वो भी वर्नियर कैलिपर यूज करता है सर्च अपरेटस, तो उसका भी एक लिस्ट काउंट होता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि उसका वर्नियर कैलिपर अंदर होता है उसके अंदर, है ना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं इन सब की आपको है ना तरीका आना चाहिए, देखो बच्चों, नहीं तो एग्जाम में समझ ही नहीं आएगा आपको। अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया कि सर्च अपरेटस की रीडिंग ये है, उसका वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट ये है, ऐसा कुछ कह दिया आपको, तो आपको समझ ही नहीं आएगा व्हाट इज सर्च अपरेटस, तो आप क्वेश्चन में घबराते रहोगे। हो तो जाएगा क्वेश्चन आपसे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो हमें आता है ना फिजिक्स, उससे के नॉलेज से हम कर सकते हैं हर क्वेश्चन तो कोई भी जो आ जाए हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हमें जितना नॉलेज है उससे सब हो जाएगा। पर पता हो अगर एग्जैक्ट चीजें तो थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो इसलिए लैब मैनुअल अच्छे से पढ़ लो आप, क्लियर। सर वो अपरेटस एक बार बता दीजिए। अब्देली अपरेटस क्या बताऊं, मतलब ये बताया ना मैंने अभी, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके बीच में है ना एक एयर बबल है, अब इधर लेंथ बढ़ गई वायर की तो ग्लास ट्यूब नीचे हो जाएगी या ऊपर चली जाएगी, है ना, जैसा भी होगा देख लेना आप, किधर जाना चाहिए उसको, नीचे ऊपर आप सोचना, तो उससे एयर बबल शिफ्ट होगा। हाँ बोलो। हाँ सर, पर हाँ। मतलब वो अगर मतलब अटैच्ड है क्या, मतलब वो वायर से अटैच्ड है क्या? अब एक काम करो ना यार, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। हाँ मैं चाह रहा हूँ आप लोग करो, आपसे मेहनत कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, करोगे। आइडिया दिया है, देखो क्या होता है मैंने, है ना, बाकी आप करो, ठीक है। चलो एक मिनट, हाँ, एक मिनट होल्ड करिएगा। ओके बच्चों, चलिए ओके। तो अब ये जो दो एक्सपेरिमेंट मैंने बताए, सेल सेपरेटस वाला, यंग्स मॉडुलस का एक्सपेरिमेंट और ग्रेविटी वाला, इन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं देखो। इसके अलावा फिर क्वेश्चन आए हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर या लेंस निकालने वाला, उस एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक ऑप्टिकल बेंच होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट करा जाता है, यू और वी निकाला जाता है ना, और यू और वी अगर आ गया तो फोकल लेंथ निकाली जा सकती है, मिरर या लेंस। भाई मिरर के लिए बीच में प्लस आ जाएगा, लेंस के लिए माइनस आ जाएगा, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों साइन लगा लिए, जो हो उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेना, यू और वी निकाल लो, इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सही बात है क्या, यू और वी निकाल के फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब यू और वी में एरर है तो फोकल लेंथ में एरर आएगी, कैसे निकाले रिलेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, -1/f² इंटू डी एफ -1/v² इंटू डी यू, बीच में जो भी प्लस माइनस साइन है, -1/u² साइड हो गया होगा, -1/u² इंटू डी यू, ऐसा कोई रिलेशन मिल जाएगा। डी एफ डी यू डी वी इन सबको एरर्स लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस सब जगह हट जाएगा, डेल्टा एफ बाय एफ स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी साइन आने वाला है डेल्टा यू बाय यू स्क्वायर, ऐसा रिलेशन आ जाएगा। सही है क्या, तो यहाँ पे एरर्स निकाल सकते हैं। अब आपको एक्सपेरिमेंट में पता होना चाहिए कि यहाँ एरर्स के कॉज क्या क्या होते हैं और एरर कैसे निकाली जाती है। वहां पे बिना एक्सपेरिमेंट पता करे क्वेश्चन टफ अगर बनाने की कोशिश करी उन लोगों ने तो वो अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे ऑप्टिकल बेंच में कैसे रीडिंग ली जाती है यू और वी की, आपको पता होना चाहिए, है ना। आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आ गया था इस पे अभी 1-2 साल पहले, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसकी एरर कैसे निकाली जाती है। क्लियर हो रहा है, आ रहा समझ में। मेरे पास कुछ रिप्लाई आया है, लेट मी रीड। सर वो अपरेटस एक बार बता दो, ये तो हो गया। सर अगर हम वायर की लेंथ ज्यादा ले ले तो हम रेक्टेंगुलर स्केल से भी चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं ना, रेगुलर स्केल से? नहीं प्रणीत, जो भी हम वायर लेते हैं उनकी नॉर्मली लेंथ का चेंज बहुत कम होता है,
नॉर्मल स्केल से लेंथ का चेंज बहुत एरर वाला आएगा। आपके इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिसीजन है करीब करीब उतना ही लेंथ का चेंज होता है। अगर आप नॉर्मल स्केल देखें तो उसका प्रिसीजन होता है 1 mm, और आपकी लेंथ का चेंज जो वहां रहता है 1 mm उससे कम ही आता है। तो आप डेफिनेटली बहुत एरर क्रिएट करोगे, बहुत एरर हो जाएगी अगर आप नॉर्मल स्केल से चेंज इन लेंथ निकाले फॉर यंग मॉडल। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट देखा अपन ने, और है ना, बस इतने ही कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट आते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट तो ऐसे बहुत कम है, बाकी फिर यार जनरल तो बहुत सारी चीजें हो गई, फिर एक्सपेरिमेंट तो खूब सारे होते हैं, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट पे उठा के क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। पर जो 3-4 चीजें जो ज्यादा पूछी है अभी तक आईआईटी ने, वो ये 3-4 चीजें थी। ठीक है, ये 3 चीजें थी जिसपे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। बाकी तो फिर बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, सब पे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? क्या है, क्लियर है? ये समझ में आया मैंने एरर का रिलेशन कैसे निकाला? ज्योतिरादित्य तो लिख रहा है ना। अब कॉम्प्लेक्स केसेस कई सारे इस तरह के बन सकते हैं। जैसे मैं जेई मेंस में क्वेश्चन आ गया था, डायोड में जो करंट होता है ना उसकी अप्रोक्सीमेट इक्वेशन होती है I नॉट e टू द पावर QV by KT -1। डायोड में करंट की अप्रोक्सीमेट इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को उन्होंने दे दिया था, ये आपके कोर्स में नहीं है तो ऑफकोर्स वो उन्होंने दे दिया था आपको इक्वेशन। ये इसमें हर एक चीज क्या है वो समझा देती। I नॉट होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट इन डायोड। डायोड को जब हम रिवर्स बायस में रखते हैं तो उसमें बहुत ही स्मॉल से करंट फ्लो करता है, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट इज I नॉट। फिर ये Q क्या है? Q इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। KT क्या है? K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेंपरेचर इन केल्विन, V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, 1 तो पता ही आपको, E एक्सपोनेंट है। तो इस सबकी वैल्यू समझा देते उन्होंने। उसके बाद बोल दिया था कि वोल्टेज में स्मॉल चेंज करेंगे तो करंट का चेंज कितना होगा, तो वो ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो जाएगा। चलो, चेतन पूछ रहा है ऑप्टिकल लेंथ कैसे मेजर करते हैं? ऑप्टिकल लेंथ मतलब क्या? वही ऑप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं आपकी? क्या आपका ऑप्टिकल लेंथ से मतलब क्या है चेतन? हाँ बोलिए। सर वो भी आपने बताया था ना कि वो अपन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो ऑप्टिकल लेंस अपने को पता होना कैसे ऑप्टिकल बेंच, ऑप्टिकल बेंच होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल बेंच, जिसमें मिरर, लेंस, ऑब्जेक्ट वगैरह इन सबको फिक्स करा जाता है ना। उस ऑप्टिकल बेंच कैसे यूज होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जी सर। ओके बच्चों, चलिए, तो मुझे लगता है जितना बेसिक्स है वो सब कवर हो गया है, और डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, जिससे हम सारे एरर्स के रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके सर, हाँ बोलिए। तो फोकल लेंथ में एरर सिर्फ ऐड क्यों नहीं कर रहे अपन? मतलब सर उधर डेल्टा वी अपन वी स्क्वायर प्लस माइनस है, तो सर वो हाँ। एरर तो सिर्फ ऐड होना चाहिए ना? हाँ सही कह रहे हो यार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, 100% करेक्ट। चलिए, वो एक्चुअली मैंने प्लस माइनस साइन ऊपर लगाया था ना मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूले के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली मैंने कर दिया था ये, है ना। चलिए, ओके, वेरी गुड। ऐसा रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी फॉर्मूला बनता है, वहां पर भी ऐसे एरर का रिलेशन आएगा, कर सकते हो ना। फिर डिफरेंशिएशन बस आता है अगर आपको, तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर? ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब लिखिए क्वेश्चन, लिखो। we need to determine total surface area, we need to determine total surface area of a cylinder, total surface area of a cylinder। हमें एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ब्लैक से लिख देता हूं, इट इज 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सिलेंडर is
अगेन 10 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सही लिखूं मैं तो 10.0 लिखना चाहिए मुझे, 10.0 लिखना चाहिए, और इससे भी अच्छे से लिखो तो 10.00 लिखना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस और लेंथ इन दोनों की वैल्यू मैंने आपको दे दी है। एक सिलेंडर की रेडियस और उसकी लेंथ की वैल्यू दे दी है। फाइंड आउट इस टोटल सरफेस एरिया विथ प्रॉपर एरर्स, एरर्स के साथ रिपोर्ट करेंगे। करिए ट्राई, करिए ट्राई। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। करिए एक बार। क्या आंसर आए मेरे पास? दो ही आंसर आए अभी तक, क्या बात है? प्रणीत, इस तरह से आंसर चलेगा नहीं। ओके, मैं भी सॉल्व करता हूं। टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए ऐसे है ना, टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए ऐसे। तो कैसे निकालेंगे वो? पहले तो कर्व सरफेस एरिया विच विल बी 2 पाई आर एल प्लस प्लेन सरफेस एरिया, जो दो होंगे 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों तरह के प्लेन सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया।
सबकी वैल्यूज रख दो, तो 2 पाई चाहे तो कॉमन ले लो फिलहाल, r इंटू एल। अब ये जो मीन वैल्यूज है इनको ले लेंगे, r इंटू एल करेंगे 10.0 10.0 तो हो जाएगा 100 प्लस r स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 तो आ गया 200 इंटू 2 पाई, पाई 3.14 तो 400 इंटू 3.14 है ना। 400 को भी अब डिजिट विजिट पॉइंट के लगा सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, तो पॉइंट का एक ही डिजिट आना चाहिए इसमें मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आना चाहिए 100.0 और वहां पे आर स्क्वायर में 100.0 ही लिखेंगे तो ये 200.0 आएगा। तो आप इसको 400.0 लिख के प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमारा आंसर आ जाएगा ये, और वो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, एरिया तो आ जाएगा इससे। आगे जो बच्चे पाई के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं आंसर, वो सब गलत कर रहे हैं। जो भी बच्चे पाई के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दूसरा चीज, अमन सेंटीमीटर क्यूब में क्यों रिपोर्ट कर रहे हो? मैंने तो आपको सरफेस एरिया पूछा था, वॉल्यूम थोड़ी पूछा था, सरफेस एरिया पूछा था। चलिए आगे, अब एरर कैसे लिखे इसके? तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको देखकर डिफरेंशिएट कर देते, 2 पाई कांस्टेंट r इंटू एल, प्रोडक्ट रूल, r को छोड़ा l का डिफरेंशिएशन, l को छोड़ा r का डिफरेंशिएशन, 2 पाई पूरे में से कॉमन ले लो, एक काम करो, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, r का एरर, ये आ गया हमारे पास रिलेशन एरर का। तो s की एरर बस निकल जाएगी, यहाँ से 2 पाई बाहर कांस्टेंट है, r की वैल्यू विच इज 10.00 इनटू लेंथ में एरर 0.1 प्लस लेंथ की वैल्यू 10.0 इनटू r की एरर 0.05 प्लस 2 टाइम r की वैल्यू 10.00 इनटू r की एरर 0.05। सॉल्व दिस नंबर, तो आपको s की एरर मिल गई। अब आप s और उसके एरर साथ में लिख दो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो, तो एग्जैक्ट क्या आ रहा है आंसर, किसका सब कुछ सही से मैच कर रहा है, किसका तरीका पूरा सही से मैच कर रहा है? हिमांशु, निखार, वेदांत, किसका मैच कर रहा है? क्या बात है, कोई आंसर नहीं दे रहा है? मैं ऑडिबल हूं कि नहीं? नहीं कर रहा है पार्थ, यस, ओके। फिर माइनस का क्वेश्चन आया है, 10.0 इंटू 0.05 क्या लिखेंगे? 10.0 इंटू 0.05, इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए, जो भी आएगा इसका रिजल्ट उसके पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखना, ठीक है, राउंड ऑफ कर देना। फिर सर पाई के साथ लिखा है, ओके, पाई के साथ लिखना नहीं चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा फाइनल आंसर ऐसे रिपोर्ट करना चाहिए। अब ये देखो बच्चों, ये जो s की एरर निकाली ना, इसमें कई बच्चे गलती करते हैं। इसमें गलती क्या करते थे, या मैं रिलेटिव एरर पूछता, मैंने क्वेश्चन में रिलेटिव नहीं पूछा, ये अच्छा कर दिया आपके लिए, है ना, मैंने रिलेटिव नहीं पूछा। अगर मैंने रिलेटिव पूछा होता ना कि व्हाट इज रिलेटिव एरर इन s, तो इस इक्वेशन को देखकर मुझे कई बार बच्चों का रिप्लाई आता है कि s की रिलेटिव एरर, वो बोलते हैं 2 पाई इंटू आर एल था ना, तो बोलते हैं r की रिलेटिव एरर प्लस l की रिलेटिव एरर, और ये r का स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम r की रिलेटिव एरर। मुझे जब भी मैं पूछता हूँ ना रिलेटिव एरर क्या आएगी s की, तो मुझे 90% बच्चे ऐसा आंसर रिप्लाई करते हैं। बताओ ये सही है क्या, ये सही है क्या? बहुत गलत है, बिल्कुल सही है ना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप किस्मत से मैंने बच गए, या मैंने पूछा भी नहीं यार रिलेटिव एरर, ठीक है। कई बच्चे मुझे ऐसा रिप्लाई करते हैं जो बहुत गलत है, ठीक है। तो पहले हमेशा s की एरर इस तरह से निकालना चाहिए और फिर उसे डिवाइड करना चाहिए जो भी एक्चुअल s की वैल्यू है, तो आप देखना रिलेटिव एरर ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। अब बच्चे कुछ बोल रहे थे इसमें मल्टीप्लिकेशन की कुछ गलती है, किसकी गलती है? 10.00 इंटू 10.00, यहाँ पॉइंट के 2 डिजिट आना चाहिए, सही बोल रहा हूँ, यहाँ पॉइंट के 2 डिजिट आना चाहिए, पर कोई मतलब नहीं है, वो तो पॉइंट के 2 डिजिट भी लगाओ, जब ऐड करोगे तो इसके बाद पॉइंट का एक ही डिजिट है ना, तो फाइनली पॉइंट का एक ही डिजिट आएगा।
बच्चे पूछ रहे एरर कितने डेसिमल तक निकालना चाहिए। तो एरर का जो भी आंसर है ना वो इन प्रिसीजन से ज्यादा प्रिसाइज नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ पॉइंट का एक ही डिजिट है प्रिसीजन में, यहाँ पॉइंट के 2 डिजिट है प्रिसीजन में, तो जब अपन एरिया निकालेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट का टोटल नंबर काउंट होता है। यहाँ एक डिजिट है, यहाँ एक डिजिट है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी एक ही डिजिट आएगा, तो फाइनल आंसर एक सिग्निफिकेंट डिजिट में होगा। पर यहाँ पर जनरली सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान रखने जाओगे ना तो काफी गलतियां हो सकती है, इसलिए पहले बिना ध्यान रखे क्वेश्चन कर लो, सबसे एंड में जाके सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल लगाओ। सबसे एंड में हमेशा पहले बिना सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान रखे क्वेश्चन कर लेना चाहिए एरर के केस में, ठीक है। चलिए ओके, तो आई थिंक ठीक है, एरर इतना सफिशिएंट है, जितना भी एरर में कॉन्सेप्ट जरूरी थे वो सारे अपन ने देख लिए हैं। अब एरर आपको क्या लग रहा है, हो गया पूरा रिवाइज? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट ये एरर के क्वेश्चन कर लोगे आप? सर हाँ बोलिए। वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स क्या है सर, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले? सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल क्या है ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप पढ़ो, मतलब आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है इट्स जस्ट थ्योरी, आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, मतलब मैं बताऊं उससे क्या सेंस है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे रूल रहते हैं, देखो अब मैं बताने में जाऊंगा एक आध बीच में भूल गया तो फिर वो गड़बड़ होगी, उससे अच्छा सारे लिखे हुए याद कर लो, है ना, वो ज्यादा तरीका अच्छा है। चलिए, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बहुत सिंपल रूल होते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत आती है। कभी कोई प्रॉब्लम लगे हाँ तो आप पूछ सकते हो डेफिनेटली कि ये वाला रूल समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या है, 2-3 एग्जांपल लेके अपन वो समझ जाएंगे, ठीक सर हाँ बोलिए। सर अभी आपने जब ऐड करा था 10.0 प्लस 10.00 उसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों लिया फिर? मतलब जैसे पॉइंट के बाद, जैसे एडिशन जब होता है ना तो सिग्निफिकेंट डिजिट पॉइंट के बाद वाले देखे जाते हैं, दो नंबर को जब ऐड करना हो तो दोनों के में पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उन्हें देखा जाएगा, जिसमें कम डिजिट है फाइनली उतने ही रिपोर्ट करे जाएंगे, ये होता है एडिशन का रूल। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखा जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या वो देखा जाता है मल्टीप्लिकेशन में। सर पर मतलब एडिशन में मतलब इसका लॉजिक क्या है, जैसे 10 उधर जो जैसे 10.0 है तो उसमें अपन एक डिजिट तक तो अपन प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। हाँ, और 10.00 में 2 डिजिट प्रिसाइजली मेजर हो रहा है, लेकिन जब पहले ही मेजरमेंट में आपका पॉइंट के एक ही डिजिट की एरर है, उसमें पॉइंट के एक डिजिट के बाद आप ज्यादा प्रिसाइज पहले ही नंबर में दे नहीं सकते, तो रिजल्ट में कैसे और प्रिसीजन आ जाएगा। अब लेस प्रिसाइज वैल्यू प्लस मोर प्रिसाइज वैल्यू विल एडेड, देन इट विल गिव यू अ लेस प्रिसाइज वैल्यू, जो लेस प्रिसाइज वैल्यू का प्रिसीजन है वही डोमिनेट करेगा ना। हाँ यस सर, बिल्कुल सही। चलो और सर आपने जैसा भी बताया कि वो ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह है इनको सब आखिरी में देखना एकदम हाँ आंसर रिपोर्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे पेंडुलम वाला क्वेश्चन था उसमें तो पहले ही देखने पड़ी ना अपने को। सिग्निफिकेंट डिजिट थोड़ी देखा था मैंने वहां पे, मैंने कहा ही नहीं था सिग्निफिकेंट डिजिट, वहां पे वर्ड यूज ही नहीं करा था मैंने, याद करो, मैंने तो लिस्ट काउंट यूज करा था, मैंने प्रिसीजन वर्ड यूज करा था, वहां का लॉजिक ही अलग था बेटा। सर मतलब वहाँ पे अगर मतलब अपने को लीस्ट काउंट 0.1 नहीं दिया होता तो वहाँ अपन कैसे वहाँ पे फिर क्या करते हैं? वो अच्छा नहीं दिया है तो भी वो ही होता, क्योंकि आखिरी डिजिट जितना मेजरमेंट दिया था, तो मेजरमेंट में जो आखिरी डिजिट, जैसे ये रेडियस के जो मेजरमेंट दिया है, तो ये मुझे बता रहा है इसमें पॉइंट के 2 डिजिट का प्रिसीजन है, मतलब इसका लीस्ट काउंट होना हो 0.01 सेंटीमीटर ऐसा कुछ होगा, समझे, यस सर। है ना। तो अपन जो वैल्यू दी जाती है ना उसका आखिरी डिजिट जितना तो प्रिसीजन होगा इंस्ट्रूमेंट का, तभी ऐसा मेजर करा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01, इट माइट बी 0.05 ऑल्सो, बट अब 0.01 लेके इसको कर देते क्वेश्चन अपन, ठीक है। यस हाँ, पॉइंट के 2 डिजिट तक प्रिसीजन है, ये हमको समझ में आ गया था रीडिंग देख के। सर हाँ बोलिए। वो जो आपने वो नीचे 10.000 इंटू 10.0 इंटू 0.05 इसमें आपने कुछ कहा था कि हम मतलब उसमें एक मतलब उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वो 0.5 हो जाता, तो हम उसको वैसे के वैसे ही रहने देंगे या फिर उसको 0 तक राउंड ऑफ करेंगे? नहीं, इसमें दिक्कत है, देखो अब ये दो जो नंबर है ना, ये अब इसको राउंड ऑफ करने जाओगे तो उसमें प्रिसीजन आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर बता रहा है इसमें 3 डिजिट है, इसमें एक ही डिजिट है, अब सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल लगाओगे तो इसके हिसाब से तो एक ही डिजिट आना चाहिए, है ना, बट यहाँ पर क्योंकि
प्रिसीजन यहाँ पे अपन एरर निकाल रहे हैं, तो एरर में प्रिसीजन की चीज देखी जाती है कि प्रिसीजन कितना है, समझे? एरर में अपन प्रिसीजन से चेक करते हैं, यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट ही देख रहे होते हैं अपन, हम देख रहे होते हैं कि हमारा प्रिसीजन कितना है, तो पॉइंट के 2 डिजिट का प्रिसीजन है ना यहाँ पे, तो उतना मेंटेन करके चलेंगे अपन, समझे? तो मतलब सर जैसे मुझे अभी ढंग से नहीं पता कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, तो मतलब मुझे अभी समझना है, तो सर मैं बता ऐसे रहा हूँ ना, जैसे सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल के हिसाब से देखिए, इन मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर जो होता है, जितना जिस एक्सप्रेशन में कम नंबर है फाइनल आंसर में वो आना चाहिए। जैसे अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.0 इंटू 0.05 क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी। 0.5 0.5 आया, पूरा अच्छे से बोलो। 0.5 हाँ, जो मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आएगा 0.00 0.5 या आगे वाला जीरो तो कोई मतलब नहीं है ना। अब इसमें 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट, इसमें एक ही डिजिट है सिग्निफिकेंट, यहाँ 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट, यहाँ एक ही डिजिट है, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, है ना, इसमें 3 इसमें 1। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है जिसमें कम है ना फाइनल आंसर में उतने डिजिट आना चाहिए, तो फाइनल आंसर में एक ही डिजिट आना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है। ऐसा, ठीक है। हर- बाय हर रूल ऑफ मल्टी- सिग्निफिकेंट, हाँ, बाय हर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में इस तरह का रूल लगाते हैं अपन, जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट है फाइनल आंसर में उतने ही डिजिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम हर मल्टीप्लिकेशन में यही करते रहेंगे, या फिर आपने वो जैसे कहा कि आखिरी में लगा देंगे जो भी हो? हाँ, अभी देखो इस क्वेश्चन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट की कैलकुलेशन अगर करें, एरर की उसमें मत करना यार, एरर की उसमें गलतियां हो जाएगी। एरर के उसमें ना मैंने कहीं ऐसा देखा ही नहीं किसी किताब विताब में कि एरर कैलकुलेशन में कैसे ध्यान रखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट का। जैसे मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेशन करना था, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान रखना चाहिए। एरर कैलकुलेशन में कभी किसी क्वेश्चन में मैंने देखा ही नहीं कि सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान रखते हैं वो, क्योंकि एरर कैलकुलेशन में प्रिसीजन इन्वॉल्व होता है, तो वहां मत करो आप चीजें। वहां इसको 0.5 या 0.50 लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ना ध्यान रख रहे होते हैं प्रिसीजन का। और जब हम सरफेस एरिया इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वहां प्रॉपर्ली सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखना है, समझे? हाँ सर, अब आ गया सर, समझ गया। हाँ। थैंक यू सर। ओके, चलो देखो अपना टाइम हो गया है, 9:25 हो गई है, तो सर। अभी 1 मिनट सुनो तो सही, क्लास बीच में बंद हो जाएगी, अनुराग सर आएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। बोलिए। सर वो एरर को जितने एरर में वो एंड में उसको भी राउंड ऑफ करेंगे क्या, जो एरर आएगा कि वो ऐसा ही लिख देंगे? नहीं, एरर को देखो अधिकतर मैंने किताबों में देखा है, ये कैलकुलेशन करके जो आया वो लिख दी जाती है ना, उसको फर्दर और राउंड ऑफ वगैरह नहीं करते। पर कभी भी आपकी एरर जो मेजर्ड वैल्यू से जो पॉसिबल प्रिसीजन है उससे ज्यादा एरर नहीं लिखा, उससे ज्यादा प्रिसाइजली एरर मत बताना। बाय कैलकुलेशन मान लो एरर की प्रिसीजन ज्यादा आ गया तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, समझ में आया पॉइंट? मतलब इस केस में 1 डेसिमल तक दिखाएंगे ना फिर? इस केस में जैसे इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे अपन, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल से क्या आएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 3 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। वो आने के बाद उसमें देख लेंगे कि क्या प्रिसीजन आ रहा है, तो जो प्रिसीजन आना चाहिए उससे ज्यादा प्रिसाइज नहीं देना है कभी भी आंसर, यस। मतलब जितनी वैल्यू में वो है प्रिसीजन, उतना ही एरर में होना चाहिए। बिल्कुल सही, उससे ज्यादा प्रिसाइज अगर एरर देने लग गए तो कुछ नॉनसेंस टाइप की बात हो गई, है ना? ओके सर। हाँ, चलो। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, आज नहीं रुकते, अब आप क्वेश्चंस करिए एरर्स के, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, इन सब के, और इनको मिलाओ मत, देखो है ना, मिलाएंगे तो काफी दिक्कत आएगी। नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखना है, एरर्स में मत रखो, एंड में देख लेना, एंड में प्रिसीजन क्या आ रहा है वो देख लेना। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, हम वन ईयर कैलकुलस स्क्रू गेज करेंगे अगली क्लास में, और आज मैं वो सेमीकंडक्टर की शीट सेंड कर दूंगा, उसके डाउट्स वॉट भी सब लेके आ जाएगा, ओके। सर बस हाँ, एक छोटी सी चीज सर, मैं बार बार सर मॉड्यूल में एक क्वेश्चन देख रहा हूँ सर, उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि मेटल को जब हम 0 केल्विन पर रखते हैं तब उसमें से इनफाइनाइटली करंट फ्लो करती है। पर सर हमने एक वो ग्राफ देखा था, उसमें तो एक फाइनाइट रेजिस्टेंस आ रहा था, तो उसमें से फाइनाइट करंट ही जाना चाहिए ना? सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी सब में नहीं होती ना, सबकी प्रॉपर्टी, सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी जिसमें होगी उसमें ऐसा होगा, इनफाइनाइट करंट जाएगा। सर मैं फिर वो डिस्कशन के टाइम पे एक बार पूछूंगा, वो आप देख लेना सवाल सर, उसके हिसाब से आप बता दीजिए। ओके, चलिए, ओके बच्चों, ठीक है, फिर अपन एंड कर रहे क्लास, बाय सबको, ठीक है।